Good morning everyone. My name is Dipali Raghuvanshi. Welcome to my YouTube channel संविधान गुरुकुल। आज संविधान गुरुकुल में आज से हम सीए फाउंडेशन का बेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। तो जितनी भी टॉपिक हैं इकोनॉमी के अंदर जो सीए में पूछे जाते हैं, सीएस में पूछे जाते हैं, हम धीरे धीरे उन्हें वन डे में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से नोट प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो इसमें हम आपको संविधान गुरुकुल में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करिए संविधान गुरुकुल। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इकोनॉमी पढ़ाने से पहले कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से यदि आपको टॉपिक वाइज शुरू करना है तो सबसे पहले आपको पूरा इकोनॉमी का ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि इकोनॉमी है क्या। हाँ, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है बेटा इकोनॉमी का मतलब? अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। और व्यवस्था मतलब आप जानते हैं कि जितनी भी पैसे से व्यवस्था चल रही है, ठीक है। मतलब इकोनॉमी का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? तो इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर या अदर कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें पैसे से रिलेटेड चल रही हैं उन्हें हम इकोनॉमी बोल सकते हैं या अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। दूसरी बात, इकोनॉमी के फादर या अर्थव्यवस्था के फादर या इकोनॉमी के फादर हम किसे कहते हैं बेटा? तो इकोनॉमी के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, कौन कहे जाते हैं इकोनॉमी के फादर? तो एडम स्मिथ कहे जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। तो भारत में इकोनॉमी या पूरे ऑल ऑफ इंडिया में या इकोनॉमी जो वर्ड है ये 3 टाइप के होते हैं। पहली इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी सोशलिस्ट और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिस देश में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, क्या होता है बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमी फॉलो होती है। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की मैंने वीडियो डाल दी है कि तीनों इकोनॉमिक हैं क्या। उससे पहले हम अगला जो हमारा पार्ट है सीए फाउंडेशन की इकोनॉमी को शुरू करने का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर की, जहां से काफ़ी बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड क्या होती है? बेटा डिमांड से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले डिमांड का मतलब है कि मार्केट में व्यक्ति की क्या डिमांड है, या प्रेजेंट टाइम में कौन सा ऐसा सीजन चल रहा है जिसके हिसाब से व्यक्ति की डिमांड बढ़ती जा रही है, या उस समय व्यक्ति की डिमांड कम होती जा रही है। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिमांड को लेकर। पहले होता है डिज़ायर टू बाय। डिज़ायर टू बाय का मतलब होता है, डिजायर का मतलब होता है बेटा इच्छा। आपकी किसी चीज को खरीदने के प्रति इच्छा क्या है। दूसरी, यदि हम डिमांड में बात करें आप तो दूसरा वर्ड्स जो होता है वो होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब आपकी क्षमता क्या है उस वस्तु को खरीदने की। आपके पास उतने पैसे हैं कि नहीं कि आप वो वस्तु खरीद पा रहे हैं। जैसे हम यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल में आप डीवी मॉल चले जाइए, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ब्रांड की चीज़ें हैं। यदि डीवी मॉल से कोई व्यक्ति कुछ वस्तु खरीद रहा है या जो भी सामान खरीद रहा है तो उसे पता है कि उसका प्राइस किस लेवल का जा सकता है, तो वहाँ पे उसी प्रकार के लोग जो हैं वो शॉपिंग करने जाएंगे। हम यदि सिवनी मालवा की बात करें तो सिवनी मालवा की, जैसे सिवनी मालवा या अदर कोई भी आप ले लें तो बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि किस तरीके के लोग हैं या कैसी इकोनॉमी चल रही है, तो उस हिसाब से लोग मार्केट में सामान खरीदेंगे। तो हम बात कर रहे थे पहले डिज़ायर, यानी किसी भी डिमांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो पहली कौन सी है? डिज़ायर। दूसरी हम बात करते हैं एबिलिटी, और यदि हम तीसरी बात करें एबिलिटी क्या है तो बिलिंगनेस। क्या होता है बेटा? बिलिंगनेस टू स्पेंड ऑफ मनी, मतलब आपके पास जो पैसा है उसको खर्चा करने की इच्छा, आप उसको पैसे को कितना खर्च कर पा रहे हैं किसी वस्तु के प्रति। मतलब डिमांड में ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको डिमांड की मीनिंग बताऊँ, यदि आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं
तो डिमांड मीन्स डिज़ायर, डिमांड्स मीन्स क्या होता है, डिज़ायर है किसी व्यक्ति की इच्छा, बट इकोनॉमिक डिमांड मीन डिज़ायर बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर एंड बिलिंग पे टू द प्राइस। किसी भी वस्तु को आप किस प्राइस में खरीद पा रहे हैं, या मार्केट के अंदर कोई भी वस्तु कितनी किसकी डिमांड है और वो कितनी प्राइस में बिक पा रही है, दिस इज अ डिमांड। ठीक है, आप चाहें तो एक बार डेफिनेशन लिख ले, मैं बोल देती हूँ। डिमांड मीन्स डिज़ायर, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिज़ायर, बट इकोनॉमिक डिमांड्स डिज़ायर बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर एंड बिलिंग्स ऑफ द प्राइस। ठीक है, अगली यदि हम बात करें बेटा लॉ ऑफ डिमांड की, डिमांड से हम इतना समझ में आ गए कि डिमांड का मतलब क्या होता है, डिज़ायर, एबिलिटी और बिलिंगनेस स्पेंड टू द मनी। अगली हम बात कर रहे हैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड की। अगली हम आपसे बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या होता है बेटा लॉ ऑफ डिमांड का मतलब, फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है दोनों में। लॉ ऑफ डिमांड का यदि मैं आपको सीधा सीधा मतलब बताऊं, यदि मार्केट में किसी वस्तु के प्राइस में फॉल हुआ है या प्राइस गिरा है, तो आप यकीन मानिए कि उस वस्तु की कीमत, क्वांटिटी और डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। किसी वस्तु के प्राइस में यदि प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांडेड ऑटोमेटिक राइज हो जाएंगी। प्राइस यदि गिर रही, ये पेन है अभी ये 10 रुपये का मिल रहा है, यदि मैं इसको 5 रुपये का कर दूं तो इसकी लेने वालों की क्वांटिटी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और लेने वालों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। हम जानते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ डिमांड, यानी प्राइस यदि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो क्वांटिटी और डिमांड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। इट्स एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द ऑल अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, इफ द प्राइस राइसेस, यदि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तो डिमांड इज द डिक्रीज। क्या लिखा हुआ आपका, प्राइस राइसेस डिमांड एंड डिक्रीज, इन ऑल ऑफ प्राइस फॉल डिमांड विल इंक्रीज। प्राइस यदि आपका बहुत बढ़ रहा है तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और यदि प्राइस आपका क्या हो रहा है बेटा, फॉल गिर रहा है, तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिख लें कि एक्सप्लेन द functional relationship between price and quantity demands according to the law demand when all things remain constant. If price rises, demand decrease. क्या लिखा हुआ है, यदि प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइसेस यदि फॉल हो रहा है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। पहला हमने डिमांड कवर किया, दूसरा हमने लॉ ऑफ डिमांड कवर किया। अगली हम बात कर रहे हैं डिमांड शेड्यूल की। अगली जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। डिमांड शेड्यूल आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। डिमांड शेड्यूल आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा जो होता है वो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, दो तरीके। इंडिविजुअल का मतलब आपको पता है कि किसी हम पर्सनल एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं, एक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वो हम इंडिविजुअल में लिखते हैं। और मार्केट की बात करते हैं, हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं। मार्केट के अंदर ही हम बहुत सारी कपड़ों की दुकानों की बात कर रहे हैं। दी मार्केट में हम एक कपड़े की दुकान की बात कर रहे हैं तो दिस इज इंडिविजुअल, और दी मार्केट में हम बहुत सारे कपड़ों की दुकान की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, मार्केट शेड्यूल। अब इन दोनों के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि काफ़ी बार ये टेबल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए आते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मान लें आप, ठीक है, किसी वस्तु का प्राइस कितना था, 10 था, उसकी डिमांड कितनी थी बेटा, या उसकी किस क्वांटिटी में लोग उसे खरीद रहे थे, 100 में। जैसे उसकी डिमांड
प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, 200। फिर उसका प्राइस कम हो गया, उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, 300। ठीक है। यदि ये आप देख रहे हैं डिमांड शेड्यूल का जो आप ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, किसी एक ही वस्तु में प्राइस कम होते जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। यदि मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की आपसे बात करूं, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या हो जाएगा, मोहन ने 10 आम खरीदे, ठीक है, सुनीता ने 8 आम खरीदे और फिर राज ने 7 आम खरीदे। यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं तो जितना आएगा उतना हम क्या निकालते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक ही व्यक्ति कितने तरीके की चीजें खरीद रहा है, सबको ऐड करना मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अभी आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। पहला हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ डिमांड, दूसरा हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, और तीसरा आज हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम कल पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कुछ मैं आपको बता दूं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज, प्राइस ऑफ अ अदर रिलेटेड गुड्स, इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम है बहुत बड़ा इफेक्ट करती है मार्केट के अंदर डिमांड को। दूसरे यदि मैं टेस्ट और प्रेफरेंस की बात करूं, कि हमारे स्वाद पे भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक के लिए आप वेट कीजिए। ज्वाइन फॉर संविधान गुरुकुल।